कभी ये ख्याल आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही देश एक तरफ तो चांद पर अपना मिशन भेजता है और वहीं दूसरी तरफ उसी देश के कुछ नेता पौराणिक कथाओं को विज्ञान बनाकर पेश करते हैं। आज हम इसी अजीब से दिखने वाली पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा के नजरिए से। तो सवाल यही है कि कोई देश इतनी बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है जब उसी देश के नेता पब्लिक में ऐसी बातें कर रहे हों जिनका आधार विज्ञान से ज्यादा पौराणिक कथाएं हों। गौहर रजा कहते हैं कि देखिए, ये कोई अजीब इत्तेफाक नहीं है। असल में ये दो अलग अलग राजनीतिक इरादों की टक्कर का नतीजा है। आज की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रजा कहते हैं कि हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा और सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर एक बनाने वाले यानी एक क्रिएटर का आइडिया ये आया कहाँ से। रजा ये समझाते हैं कि ये जो निर्माता का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी दैवीय शक्ति से नहीं मिला, बल्कि ये उस शुरुआती दौर के इंसान का एक लॉजिकल नतीजा था जिसने अभी अभी खुद चीजें बनाना सीखा था, जैसे अपने लिए औजार, हथियार या फिर कला की चीजें। और ये आइडिया बस वहीं रुका नहीं। जैसे जैसे इंसानी समाज और कॉम्प्लेक्स होता गया, उसकी कहानियां भी बदलती गई। ये मिथ, ये कथाएं भी और जटिल होती गईं और एक तरह से उस समाज का आईना बन गई जहां से वो निकली थीं। जैसा कि रजा बताते हैं, ये कहानियां कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, ये तो बदलती रहती थीं। ये एक ऐसा आईना थी जिसमें समाज का ढांचा, मर्द औरत की भूमिकाएं और यहाँ तक कि देवताओं के बीच काम का बंटवारा भी साफ साफ झलकता था। और यही बात हमें सीधे आज़ादी की लड़ाई के दौर में ले आती है। एक ऐसा दौर जहां विज्ञान सिर्फ किताबों की चीज नहीं था, बल्कि रजा के शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो आज़ादी से पहले ही साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच की वकालत कर रहे थे। पर सोचने वाली बात है कि एक राजनेता के लिए ये आइडिया इतना जरूरी क्यों था। रजा का तर्क है कि ये कोई महज एक अच्छा विचार नहीं था, बल्कि ये एक रणनीतिक जरूरत थी। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना था और साथ ही समाज में गहरी पैठ बना चुकी कुरीतियों को भी खत्म करना था। इसके लिए आज़ादी के नायकों को एक ऐसी सोच की जरूरत थी जो सबको तर्क के आधार पर एक साथ ला सके। रजा तब और अब के बीच एक बहुत बड़े फर्क की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि उस बौद्धिक माहौल को देखिए जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व को बनाता है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि देश को चलाया कैसे जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्या है। रजा का तर्क है कि ये मिशन अब राष्ट्र बनाने का नहीं रह गया है, बल्कि किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने का बन गया है। रजा के मुताबिक ये एक बहुत बुनियादी बदलाव है। देश बनाने की वो जो लंबी सोच थी, उसकी जगह अब हर 5 साल में चुनाव जीतने की छोटी रणनीति ने ले ली है। और इस रणनीति का हथियार क्या है? वो है धर्म और छद्म विज्ञान का इस्तेमाल, जो देश को एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बदलाव रातों रात तो हुआ नहीं होगा, और रजा बहुत ईमानदारी से इस कहानी में अपनी पीढ़ी की भूमिका पर भी बात करते हैं। वो मानते हैं कि जब उनकी पीढ़ी बड़े बड़े बांध, रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटी बनाने में लगी थी, तो उस वक्त वो विज्ञान की सोच और उसके फायदों को आम लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं चूक गई, और इसी वजह से एक खालीपन पैदा हो गया। इस गंभीर सच्चाई को मानने के बावजूद रजा का भविष्य को लेकर नजरिया नाउम्मीदी का नहीं है, बल्कि वो एक बहुत मजबूत और अटूट उम्मीद भी दिखाते हैं। रजा की उम्मीद अगली पीढ़ी पर टिकी है। उनका मानना है कि इस पीढ़ी की जो विविधता है और सवाल पूछने की जो हिम्मत है, वही तर्क विरोधी ताकतों को हराएगी और एक बेहतर समाज बनाएगी। उनका आखिरी संदेश नौउम्मीदी का नहीं है, बल्कि सच बोलने की जिद का है, जो उनकी अपनी कविता में झलकता है। एक ऐसा पैगाम जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।